फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें शंशी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो घोड़े पर बैठकर शहर में घूम रही होती है। उसका सपना होता है इंपीरियल कॉलेज में जाना, पर इंपीरियल कॉलेज में सिर्फ लड़के ही पढ़ सकते थे। वहाँ पर अब तक एक भी फीमेल स्टूडेंट नहीं रही थी, लेकिन शंशी ने ठान लिया था कि वो इस कॉलेज में पढ़ेगी। वो वहाँ की फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट बनेगी। इसके बाद हमें यून को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है और उसका असिस्टेंट गाड़ी चला रहा होता है। तभी सामने से जरी नाम की लड़की आ रही होती है। उसको आता हुआ देखकर एक आदमी घोड़े पर पत्थर मार देता है, जिसकी वजह से घोड़ा बहुत तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। असिस्टेंट बोलता है, इस महीने में ये तीसरी बार हुआ है कि हमारा घोड़ा पागल हो गया है। सामने से यंग लेडी जरी आ रही हैं, वो खतरे में पड़ सकती हैं। यून बोलता है, ऐसा है तो आज उसे ठोक ही दो। असिस्टेंट बोलता है, आप ये क्या बोल रहे हो? आप ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि वो ग्रैंड ट्यूटर सोंग की एक लौती बेटी है। यून बोलता है, चाहे जो मर्जी हो जाए लेकिन तुम गाड़ी मत रोकना, इवन स्पीड और भी ज्यादा तेज बढ़ा दो। के बाद वो खुद ही सामने से हट जाएगी, जिसके बाद असिस्टेंट स्पीड तेज कर देता है। जरी देखता है यून गाड़ी नहीं रोकने वाला तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। गाड़ी उसे टकराने ही वाली होती है, लेकिन तभी शंशी आकर उसे बचा लेती है। शंशी को लगता है घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, इसलिए वो गाड़ी पर चढ़ जाती है और उसके असिस्टेंट को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और उसके बाद गाड़ी रोक देती है। शंशी यून को बोलती है, मिस्टर, मैंने गाड़ी रोक दी है, क्या आप ठीक हैं? शंशी अंदर देखने की कोशिश करती है कि अंदर कौन है, पर यून उसे देखने ही नहीं देता। जिसके बाद शंशी को लगता है अंदर बहुत ही ज्यादा अजीब आदमी बैठा हुआ है। शंशी जिनी को बोलती है, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन जिन्नी तो उस पर ही भड़कने लग जाती है, तुमने मेरा सारा प्लान ही बर्बाद कर दिया। शंशी बोलती है, अंदर एक अजीब आदमी बैठा हुआ है और बाहर ये पागल लड़की। लगता है तुम दोनों में से किसी को भी नहीं पता कि शुक्रिया अदा कैसे किया जाता है। जिनी बोलती है, आखिर तुम हो ही कौन जो मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करूं? ये सुनकर शंशी को गुस्सा आ जाता है, जितनी आसानी से मैंने तुम्हें बचाया है ना, उतनी आसानी से मार भी सकती हूँ। जिनी की मेड बोलती है, तुम्हें पता भी है तुम किससे बातें कर रही हो? ये ग्रैंड ट्यूटर सोंग की एक लौती बेटी है। वो बोलती है, तुम चाहे जिस मर्जी की बेटी हो, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मेरा नाम शंशी है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। शंशी का नाम सुनकर यून तुरंत बाहर आ जाता है और उसे देखने लग जाता है। शंशी बोलती है, क्या तुम मुझे शुक्रिया अदा करना चाहते हो? लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लोगों की मदद करना यही मेरा काम है। लेकिन यून उसे कुछ भी नहीं बोलता, बस उसे ही देखे जा रहा होता है। शंशी सोच रही होती है, क्या ये आदमी गूंगा है जो बोल भी नहीं रहा? उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। शंशी को जाते हुए देखकर यून तो स्माइल करने लग जाता है, जैसे कि वो उसको जानता है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट में अपने दोस्त जियाओ से मिलने के लिए आती है। वहाँ पर वो दोनों साथ में खाना खाने आए होते हैं। इसी रेस्टोरेंट में यून भी अपने एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए आया हुआ होता है। जाओ से पूछता है, तुम अचानक से वापस कैसे आ गई? वो बताती है, क्योंकि मैं इंपीरियल कॉलेज में पढ़ाई करना चाहती हूँ। लेकिन जियाओ बताता है, उसमें तो सिर्फ लड़के ही पढ़ सकते हैं ना, तो तुम वहाँ पर कैसे पढ़ोगी? शंशी बोलती है, तुम इसकी चिंता मत करो, मुझे पता है कि उस कॉलेज में कैसे जाना है। एक्चुअली में शंशी का एक बड़ा भाई होता है जो कि इंपीरियल कॉलेज में ही पढ़ता था, पर अब वो मर चुका था और उसका भाई चाहता था कि शंशी इंपीरियल कॉलेज में पढ़े, इसलिए वो वहाँ पर जाना चाहती है। उन दोनों के बीच में बातें हो ही रही होती है, तभी बाहर से तेज आवाजें आने लग जाती है। तो शंशी बाहर आकर देखती है तो बाहर जिनी होती है। जिनी तो शंशी से बड़ी बदतमीजी से बात करने लग जाती है। तो जियाओ बोलता है, मिस जिनी, जरा संभाल कर बात कीजिए क्योंकि ये ग्रैंड कमांडर साइन की बेटी हैं। वो बोलती है कि तुम एक लड़की हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी फ्रंटियर फोर्ट्रेस के तौर पर बिता दी। तुम शहर में नई थी, इसलिए तुम्हें यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में पता नहीं है। तुमने आज मेरे फ्यूचर हस्बैंड के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। ये उनका दोस्त तो हंसने लग जाता है, देखो जरा ये लड़की तुम्हें अपना फ्यूचर हस्बैंड बता रही है, तो बताओ जरा तुम दोनों की शादी कब है? और यहाँ पर इन दोनों की बातों से पता चलता है कि यून शंशी के भाई को जानता था। एक वेटर से छोटी सी गलती हो गई थी, जिसके लिए जिनी उसको सजा देने वाली थी। तो शंशी उसे रोकने लग जाती है। जेनी उसे बोलती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आज तुमने मेरा प्लान खराब कर दिया है, तो अब मेरा दिमाग तो खराब मत करो।
साक्षी बोलती है, मुझे नहीं पता मैंने तुम्हारा कौन सा प्लान खराब कर दिया, पर तुम इस वेटर को छोड़ दो तो तुम जो करना चाहती हो ना उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जेनी बोलती है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, पर क्या तुम मुझसे बेट लगाओगी? तुम्हें बस ये करना है कि यून तुम्हारा पाउच ले ले। ये सुनकर यून तो हैरान ही हो जाता है। साक्षी बोलती है, वैसे ये यून है कौन? तो जेनी उसको बता देती है, यून वही आदमी है जिसकी गाड़ी आज तुमने रोकी थी। ये सुनकर साक्षी हंसने लग जाती है और बोलती है, तो तुम उस जेंटलमैन की बात कर रही हो जो कि बोल ही नहीं सकता है। ये सुनकर यून का दोस्त तो हंसने लग जाता है। जेनी उसे कुछ दिनों का टाइम देती है और बोलती है, अगर तुम बेट हार गई तो तुम्हें इसी रेस्टोरेंट के स्टेज पर चढ़कर डांस कर यहाँ के सभी कस्टमर को एंटरटेन करना होगा। अगर तुम बेट जीत गई तो मैं कस्टमर को एंटरटेन करूंगी और सबके सामने तुमसे माफी मांगूंगी और तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। साक्षी भी इस बेट के लिए मान जाती है। यून ये सब सुनकर सोच रहा होता है, ये लड़कियां भी ना जाने क्या क्या बेट लगाती रहती हैं। जेनी के जाने के बाद साक्षी जाओ से पूछती है, यून कहाँ पर मिलेगा ताकि मैं अपना पाउच उसे दे सकूं। जाओ से बोलता है, तुम ना बेट हारने वाली हो क्योंकि यून तुम्हारा पाउच ले ले ये तो होना इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पर यून आ जाता है। साक्षी उसे देखकर बोलती है, मिस्टर यून क्या इत्तेफाक है, एक ही दिन में हम 2 बार मिल गए हैं, इसीलिए आप मेरा पाउच ले लीजिए। और वो उसको अपना पाउच पकड़ा देती है। जाओ साक्षी को बताता है, किसी को अपना पाउच देने का मतलब होता है कि आपके मन में उसके लिए फीलिंग्स है। ये सुनकर साक्षी बोलती है, मिस्टर यून आप गलत मत समझिएगा, मेरे मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है। और साक्षी पूरी कोशिश कर रही होती है ताकि यून उसका पाउच रख ले, पर वो नहीं लेता। नेक्स्ट सीन में साक्षी अपने डैड से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है ताकि उसके डैड महाराज से बात कर उनसे परमिशन ले ले ताकि उसके बाद वो इंपीरियल कॉलेज में पढ़ सके। वो अपने डैड को इतना ज्यादा परेशान करती है कि उसके डैड को महाराज से पूछना पड़ता है, जिसके बाद उसे परमिशन मिल जाती है। इसके बाद हमें यून को दिखाया जाता है जो कि इंपीरियल कॉलेज का डिप्यूटी चीफ होता है। वहाँ पर जैसे ही परमिशन लेटर आता है तो वहाँ के सारे टीचर इसे देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि अब उस कॉलेज में एक लड़की पढ़ने वाली थी। सभी टीचर इसके खिलाफ होते हैं क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी लड़की इस कॉलेज में पढ़े, पर यून ऐसा नहीं सोचता था। वो यहाँ पर साक्षी को डिफेंड कर रहा होता है और सभी को समझाने की कोशिश करता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कोई भी टीचर उसकी बात मान नहीं रहा होता। टीचर कंडीशन रख देते हैं कि साक्षी का एग्जाम लिया जाए, अगर वो एग्जाम में पास हो जाएगी तो ही उसे यहाँ पर पढ़ने दिया जाएगा। और यून को मजबूरन टीचर की ये बात माननी ही पड़ती है। इधर साक्षी को जैसे ही ये बात पता चलती है कि उसे कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्जाम देना पड़ेगा तभी उसका एडमिशन वहाँ पर हो सकता है, तो उसे टीचर पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। जियाओ भी उसी कॉलेज में पढ़ता था, इसलिए वो साक्षी की हेल्प करता है। उसे बताता है कि वहाँ के टीचर किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। साक्षी काफी अच्छे से एग्जाम की तैयारी करती है और वो सारे एग्जाम में पास भी हो जाती है। बस उसका एक ही एग्जाम बाकी रह जाता है जो कि यून लेने वाला होता है। और जब वो यून को इंपीरियल कॉलेज में देखती है तो उसे देखकर वो तो शौक ही हो जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम भी इसी कॉलेज में पढ़ते हो? लेकिन जैसे ही साक्षी को पता चलता है कि यून तो कॉलेज का डिप्यूटी चीफ है, तो ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा शौक हो जाती है और उसे बोलती है, मुझे समझ में आ गया, पहले तुमने मेरा पाउच फेंका और अब तुम मुझे इस कॉलेज से बाहर फेंकना चाहती हो, इसीलिए मेरा एग्जाम लिया जा रहा है ना। तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर मुझे यहाँ पर पढ़ने से तुम रोक नहीं सकते हो। यून उसका एग्जाम लेता है जिसमें वो पास हो जाती है। साक्षी ने सारे एग्जाम पास कर लिए थे, जिसकी वजह से वो इंपीरियल कॉलेज में पढ़ सकती थी। जब कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को पता चलता है कि कॉलेज में अब एक लड़की भी पढ़ने वाली है, तो सभी स्टूडेंट ये जानकर सरप्राइज हो जाते हैं। साक्षी कॉलेज की पहली फीमेल स्टूडेंट होती है, तो उसका अच्छे से वेलकम किया जाता है। साक्षी गिफ्ट के तौर पर यून को अपना पाउच देने की कोशिश करती है, पर उसका ये प्लान काम नहीं करता है। यून उसका पाउच ले तो लेता है, पर अपने असिस्टेंट को दे देता है। आज साक्षी का कॉलेज में पहला दिन था, लेकिन वो बार बार ट्राई कर रही होती है ताकि यून उसका पाउच ले ले, पर हर बार वो नाकाम ही रहती है। उसके बाद जैसे ही वो क्लास में आती है तो सभी स्टूडेंट उसे ही देख रहे होते हैं। वहीं पर एक शाओलिंग नाम का स्टूडेंट भी होता है। वो साक्षी से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उससे बात ही नहीं करती है। तभी क्लास में जाओ आ जाता है। शाओलिंग बोलता है, तुम हमारी क्लास में क्यों आए हो? वो बोलता है, अब से मैं इसी क्लास में पढ़ने वाला हूँ।
शाओलिंग बोलता है पर मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्लास स्काई को छोड़कर क्लास हेलो में क्यों पढ़ना चाहते हो, तुम तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो ना। लेकिन जियाओ से कोई जवाब नहीं देता और सांक्षी को बोलता है मैं तुम्हारा क्लासमेट बनने के लिए आया हूँ, जिस पर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अभी एक स्टूडेंट आकर उसे बताता है कि तुमको डिप्यूटी चीफ ने बुलाया है, जिसके बाद जियाओ युन से मिलने के लिए आता है तो युन भी उससे वही सारे सवाल पूछता है जो कि शाओलिंग ने उससे पूछे थे। जियाओ बोलता है सांक्षी इस कॉलेज की फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट है और मैं नहीं चाहता कि वो कोई परेशानी में पड़े, इसलिए मैं कुछ टाइम तक उसके साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जियाओ यहाँ पर ऐसे तैसे कर युन को कन्विंस कर ही लेता है कि उसे क्लास एलो में ही रहने दिया जाए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सांक्षी का भाई और युन दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थे, वो दोनों इसी कॉलेज में पढ़ा करते थे। सांक्षी के भाई ने ही युन को अपनी बहन के बारे में बता रखा होता है। कुछ देर बाद सांक्षी युन से मिलने के लिए आती है, लेकिन वो देखती है वो तो ऊपर रस्सी पर लटका हुआ है, इसलिए वो जल्दी से उसे टेबल से नीचे गिरा देती है और पूछती है तुम मरना क्यों चाहते हो। लेकिन तभी युन का असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर युन सुसाइड नहीं कर रहे थे, ये तो बस एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। युन उसे पूछता है वैसे तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। सांक्षी बोलती है मैंने आपको ना काफी टाइम से देखा नहीं था, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, इसलिए आपको देखने के लिए चली आई। वो बोलता है तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए यहाँ से जाओ। जब सांक्षी वहाँ से जा रही होती है तो मैडम अपना पाउच जानबूझकर वहीं पर रख देती है, जो कि युन देख लेता है, इसलिए वो सांक्षी को पाउच लेकर जाने के लिए बोलता है तो सांक्षी पाउच लेकर चली जाती है। उसके बाद सांक्षी जियाओ से मिलती है। जियाओ से पूछता है तुम कहाँ पर गई थी। वो बताती है मैं युन से मिलने के लिए गई थी और गलती से वो बोल देती है कि युन खुद को फांसी लगा रहा था। ये सुनकर जियाओ तो शॉक हो जाता है और बोलता है क्या उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है। वहीं पास में बैठे एक स्टूडेंट भी सुन लेता है और पूरी बात सुने बिना ही वो ये बात पूरे स्कूल में फैला देता है कि डिप्यूटी चीफ ने सुसाइड करने की कोशिश की है। ये बात युन को भी पता चल जाती है, जिससे उसको सांक्षी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि साक्षी की वजह से ही ऐसा हुआ है। इसके बाद वो साक्षी को मिलने के लिए बुलाता है और दरवाजा बंद कर देता है। साक्षी तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, अब युन क्या करने वाला है। युन उसे पूछता है तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। साक्षी बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आप मेरा पाउच ले लीजिए ना, फिर मैं एक अच्छी स्टूडेंट बनकर रहूंगी और आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। युन बोलता है क्या तुम सीरियस हो। साक्षी बोलती है मैं अपनी बात से कभी भी पलटती नहीं हूँ। युन बोलता है ठीक है, अगर इस वक्त तुम मुझे अपना पाउच दोगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ये सुनकर साक्षी तो हैरान ही हो जाती है, क्या आप मजाक कर रहे हो। वो बोलता है मैं इस कॉलेज का डिप्यूटी चीफ हूँ, तो भला मैं मजाक क्यों करूँगा, लेकिन अगर अभी दोगी तभी मैं लूंगा, तुम्हारे पास बस यही एक मौका है। साक्षी उसे अपना पाउच देने वाली होती है, लेकिन उसके पास तो पाउच होता ही नहीं है। वो बोलती है जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरे पास पाउच था, पर पता नहीं अब वो कहाँ पर चला गया। युन बोलता है वैसे भी मैंने कहा था कि तुम्हारे पास एक ही मौका है, जो कि तुमने अब गवा दिया है, इसलिए आज के बाद तुम मुझे परेशान मत करना, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके बाद साक्षी यही बात सोचते हुए वहाँ से जा रही होती है कि भला उसका पाउच चला कहाँ गया। एक्चुअली में युन जब दरवाजा बंद करने गया होता है तो उसी ने ही साक्षी का पाउच चुरा लिया था। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बोलता है तुम चुपचाप जाकर साक्षी का पाउच उसके ड्रॉर में रख दो और किसी को ये पता भी नहीं चलना चाहिए। उसके असिस्टेंट को पता नहीं था कि साक्षी क्लास में कहाँ पर बैठती है, तो युन उसे बता देता है, लेकिन जब उसका असिस्टेंट पाउच रखने के लिए जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वो पाउच गलती से शाओलिंग के ड्रॉर में रख देता है। जब शाओलिंग क्लास में आता है तो पाउच देखकर हैरान हो जाता है। उसके दोस्त बोलने लग जाते हैं ये पाउच तो साक्षी का है, वो तुम्हें लाइक करती है, इसीलिए तो ये उसने तुम्हें दिया है। शाओलिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद जब क्लास स्टार्ट होती है ना, तो शाओलिंग पूरे टाइम ही साक्षी को ही देखे जा रहा होता है। साक्षी तो सोच में पड़ जाती है भला ये आदमी मुझे ही क्यों घूरे जा रहा है। क्लास के बाद साक्षी को एक स्टूडेंट आकर शाओलिंग का लेटर देता है जिसमें लिखा होता है मुझे कॉलेज की फील्ड में आकर मिलो। साक्षी को समझ ही नहीं आता कि वो क्यों मिलना चाहता है। शाओलिंग कॉलेज के फील्ड में उसका इंतजार कर रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश भी होता है। कुछ देर बाद साक्षी उससे मिलने के लिए आ जाती है।
वहीं पर यून भी अपने असिस्टेंट के साथ आता है। शाओलिंग उसे बोलता है तुम मुझे पसंद करती हो ना, इसीलिए तो तुमने अपना पाउच मेरे ड्रॉर में रख दिया था। ये जानकर यून को तो अपने असिस्टेंट पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। यून तो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है, जो कि साक्षी भी देख लेती है, जिसके बाद उसे लगने लग जाता है शायद यून ने ही वो पाउच वहाँ पर रखा होगा। साक्षी शाओलिंग को बता देती है मैंने अपना पाउच तुम्हारे ड्रॉर में नहीं रखा था और मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं है। ये सारी बातें उसके क्लासमेट छुप कर सुन रहे होते हैं, यानी कि सबके सामने शाओलिंग का पोपट हो जाता है। इसके बाद साक्षी यून के पास आकर बोलती है ये आपने ही किया है ना, मतलब आपने ही मेरा पाउच चुराया था। जिसके बाद यून गुस्से से अपने असिस्टेंट को देखने लग जाता है, तो उसका असिस्टेंट तो काम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। यून बोलता है हाँ मैंने ही तुम्हारा पाउच चुराया था क्योंकि मैं तुम्हारा पाउच नहीं लेना चाहता था। साक्षी को तो उस पर गुस्सा आने लग जाता है, जिसके बाद यून भी काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे शाओलिंग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर साक्षी को पानी में गिराने का प्लान बनाया हुआ होता है, क्योंकि साक्षी की वजह से उसकी सबके सामने काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई होती है। पर उसका प्लान काम नहीं करता, क्योंकि साक्षी उसी को पानी में गिरा देती है और काफी ज्यादा खुश भी हो रही होती है। तभी वहाँ पर यून आ जाता है। वो सभी स्टूडेंट्स पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और सभी को क्लास में जाने के लिए बोल देता है। साक्षी यून से बदला लेने के लिए उसको पानी में गिराने जाती है, पर वो खुद ही गिरने वाली होती है, तो यून उसे पकड़ लेता है। पर साक्षी यून को अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। जब वो दोनों पानी से बाहर निकलते हैं तो यून साक्षी को बहुत ज्यादा डांटने वाला होता है। तभी साक्षी बोलती है आप ही तो पानी में गिर गए थे, आपको सर्दी लग सकती है। आप कॉलेज के डिप्यूटी चीफ हैं, इसलिए आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आप जल्दी से जाकर अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, गुस्सा आप मुझ पर बाद में कर लीजिएगा। जिसके बाद यून काफी ज्यादा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद क्लास ब्लैक के कुछ स्टूडेंट्स साक्षी को बुली करने का ट्राई कर रहे होते हैं, पर उनका प्लान उन पर ही भारी पड़ जाता है। साक्षी उन सभी स्टूडेंट्स को वार्न कर देती है तुम लोग मुझे बुली करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ यून अपने कपड़े चेंज कर लेता है तो उसका असिस्टेंट उसे सूप ला कर देता है। यून सूप पीने लग जाता है और पूछता है साक्षी कैसी है। असिस्टेंट बताता है साक्षी एकदम ठीक है और उसी ने ये सूप भेजा है। उसने कहा है आप बहुत ही ज्यादा कमजोर है, आपको सर्दी लग सकती है, इसीलिए उसने आपके लिए ये सूप भेजा है। ये सुनकर यून तो सूप पीना ही बंद कर देता है और उसे साक्षी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तभी उनसे मिलने के लिए एक टीचर आते हैं। वो उसे बताते हैं क्लास ब्लैक के स्टूडेंट को साक्षी ने बुली किया है, जिससे उन सभी ने कंप्लेन की है, तो हमें साक्षी का कुछ करना होगा। लेकिन यून यहाँ पर साक्षी को डिफेंड कर रहा होता है। वो टीचर को बोलता है ये स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, ये लोग खुद ही हैंडल कर लेंगे, आप इसकी चिंता मत कीजिए। टीचर के जाने के बाद असिस्टेंट बोलता है आप तो साक्षी से गुस्सा थे ना, तो आपने उसको डिफेंड क्यों किया? आपको देखकर लगता है कि आपने उसको माफ कर दिया है। यून बोलता है मैंने उसको डिफेंड इसलिए किया है ताकि मैं खुद उसको सबक सिखा सकूं। अगले दिन वो क्लास एलो के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आता है और सभी को सिखाता है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, और वो हर बार साक्षी को ही डेड बॉडी बनाता है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि यून ऐसा जानबूझ कर रहा है। क्लास खत्म होने के बाद साक्षी एक जगह पर बैठकर एक डॉग से बात कर रही होती है। वो बोलती है मेरे एक भाई ने मुझे अपने एक फ्रेंड के बारे में बताया था, जिसका नाम वाइट है। मेरे भाई ने कहा था जैसे वो मुझे प्रोटेक्ट करता है, वाइट भी मुझे बिल्कुल वैसे ही प्रोटेक्ट करेगा। अगर मैं वाइट को ढूंढ लूँ तो वो यून को सबक सिखा देगा, क्योंकि यून हमेशा मुझे परेशान करता है। यून भी वहीं से गुजर रहा होता है। वो साक्षी की सारी बातें सुन लेता है, इसलिए वो उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? साक्षी उसे पूछती है डिप्यूटी चीफ आप इस कॉलेज में बहुत लंबे टाइम से हैं, क्या आप मेरे भाई संगवू और वाइट को जानते हैं? यून सोच रहा होता है अगर साक्षी को पता चल गया कि मैं ही वाइट हूँ तो फ्यूचर में मैं इस लड़की को डिसिप्लिन में कैसे रखूंगा। और उसके सवाल का जवाब दिए बिना ही उसे बोल देता है तुम सीधा क्लास में जाकर पढ़ाई करो। जिसके बाद वो क्लास में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में क्लास एलो की आर्चरी क्लास होती है। शाओलिंग आर्चरी कर रहा होता है, लेकिन तभी घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, पर साक्षी उसे बचा लेती है। वो घोड़े पर चढ़ जाती है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है।
पर उससे हो ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पर यून आ जाता है और वो घोड़े पर चढ़कर उसे कंट्रोल कर लेता है, लेकिन सांक्षी तो बस उसे ही ताड़े जा रही होती है। सांक्षी ने शाओलिंग को बचाया था, जिस वजह से उन दोनों के बीच का झगड़ा भी खत्म हो जाता है। शाओलिंग उसे बोलता है, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, और अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। जिसके बाद इन सभी में दोस्ती हो जाती है। इधर यून को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त की इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए आया हुआ होता है। वो घर में सब कुछ बड़े अच्छे से चेक कर रहा होता है। वहाँ पर जो उसे एविडेंस मिलते हैं उन सबको ऑफिसर ले जाते हैं। यून उसी घर के बाहर बैठकर अपने दोस्त से केस को लेकर बात करने लग जाता है। तभी यून नोटिस करता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है, तो यून उसका पीछा करने लग जाता है। वो आदमी सांक्षी के घर की तरफ भागता है और उसके घर की खिड़की खोलकर भाग जाता है। यून जैसे ही खिड़की को खुला हुआ देखता है तो उसे लगता है शायद वो आदमी घर के अंदर गया होगा, तो वो भी घर के अंदर चला जाता है। पर वहाँ पर सांक्षी का बाथरूम होता है जहाँ पर ये मैडम नहा रही होती है। वो यून को देखकर जोर से चिल्लाने लग जाती है। सांक्षी उसे बोलती है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? यून बोलता है, क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ? सांक्षी बोलती है, कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि सच ये है कि तुम मुझे नहाते हुए देखने के लिए आए थे। ये बोलकर वो जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है। यून उससे माफी मांग रहा होता है और उसे बताता है, मैं एक आदमी का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया क्योंकि मुझे लगा वो आदमी घर के अंदर आया है। वो बोलती है, क्या सच में यही बात है? यून बोलता है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हारे डैड को जाकर सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। तो सांक्षी उसे रोकती है और बोलती है, अगर तुम इस रूम से बाहर गए ना तो सब लोग तुम्हें गलत समझ लेंगे, इसलिए तुम्हें किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद सांक्षी उसे खिड़की से चले जाने के लिए बोलती है तो वो चला जाता है। अगले दिन क्लास एलो का म्यूजिक क्लास होता है जहाँ पर टीचर सबसे पहले सांक्षी को अपना टैलेंट दिखाने के लिए बोल रहे होते हैं। उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए बोला जाता है, लेकिन सांक्षी को तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना ही नहीं आता था, तो वो बहुत ही ज्यादा बेकार वायलिन बजाती है। वो बोलती है, मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, पर मैं आपको गाना गा कर सुना सकती हूँ। जिसके बाद वो गाना सुनाने लग जाती है। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा गा रही होती है। उसे गाते हुए यून भी सुन लेता है और उसे याद आता है सांक्षी का भाई भी यही गाना गाया करता था। उसके बाद वो बाहर आता है और सांक्षी को गाना गाते हुए सुनकर वो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जाकर बजाने लग जाता है। जैसे ही सांक्षी अपना गाना खत्म करती है तो सभी लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाते हैं। तुम बहुत ही अच्छा गाना गाती हो। जब यून वहाँ से जा रहा होता है तो सांक्षी उसे रोक कर पूछती है, अभी जो तुम धुन बजा रहे थे वो तुमने कहाँ से सीखी? वो बोलता है, मैंने तुम्हें गाते हुए सुना तो मैंने रैंडमली उस धुन को बजा दिया। वो बोलती है कि आप मेरे भाई को जानते थे, उसका नाम सोंगयू था, वो भी इसी कॉलेज में पढ़ा करता था। वो बोलता है, मैं उसे नहीं जानता। सांक्षी बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या? जो मेरा भाई धुन बजाता था तो वो आपको किससे पता चली? लेकिन यून उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से सांक्षी को उसके ऊपर डाउट होने लग जाता है, जरूर ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसके बाद सांक्षी कॉलेज के आर्चिव में आती है ताकि वो पता कर सके कि उसके भाई के साथ कौन कौन पढ़ा करता था और क्या यून उसके भाई को जानता था। वो रिकॉर्ड बुक चेक करती है तो उसमें वो उन सभी स्टूडेंट्स का नाम देखती है जो कि उसके भाई के साथ पढ़ा करते थे, पर उसमें से एक नाम मिसिंग होता है। किसी ने इंक से उस नाम को काट दिया होता है। सांक्षी सोचने लग जाती है, क्या ये नाम यून का हो सकता है? अगर वो मेरे भाई का क्लासमेट था तो मेरे पूछने पर वो मना क्यों कर रहा था? तभी वहाँ पर यून आ जाता है। सांक्षी उससे छुपने की कोशिश करती है पर यून उसे पकड़ ही लेता है। यून बोलता है, टीचर की परमिशन के बिना यहाँ पर आना मना है और तुमने यहाँ के रूल्स तोड़े हैं। अगर टीचर को पता चल गया तो वो तुम्हें कॉलेज से एक्सपेल भी कर सकते हैं, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर कोई और टीचर नहीं है। इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कॉलेज से एक्सपेल नहीं करूँगा। पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें इस कॉलेज के सारे रूल्स याद करने होंगे। सांक्षी उससे फिर से पूछने लग जाती है, क्या तुम मेरे भाई को जानते हो? इस बार वो बोल देता है, तुम्हारा भाई मेरा क्लासमेट था पर मैं उसे अच्छे से नहीं जानता था, बस हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। पर सांक्षी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसे वो धुन बजानी आती थी जो उसका भाई हमेशा सिर्फ उसके लिए ही बजाया करता था, जिस पर वो समझ जाती है कि यून जरूर कुछ छुपा रहा है। क्लास खत्म होने के बाद सांक्षी और ज्याओ घर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जीनी आ जाती है।
वो सोंगशी को याद दिलाती है उसने जो बेट लगाई थी वो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, पर अब तक तुम यून को अपना पाउच भी दे नहीं पाई हो, तो तुम ये बेट पक्का हार नहीं वाली हो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सोंगशी घर आती है और अपनी मेड लियान को पता लगाने के लिए बोलती है कि यून को खाने में क्या क्या पसंद है। जिसके बाद अगले दिन वो किचन में खाना बनाती है ताकि वो यून को इम्प्रेस कर सके और वो फिर उसका पाउच ले ले। उसके बाद वो सारा खाना लेकर यून के पास जाती है और उसे खाने के लिए बोलती है, पर वो नहीं खाता। तो सोंगशी खुद ही उस खाने को खाने लग जाती है। उस खाने को खाने की वजह से सोंगशी को चक्कर आने लग जाते हैं। वो अपना होश ही खो बैठती है और वो यून के सामने आकर बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती है, जिससे ये बेचारा तो परेशान ही हो जाता है। तभी सोंगशी अचानक से उसे किस कर देती है, जिसकी वजह से यून के तो होश ही उड़ जाते हैं। सोंगशी होश में नहीं थी तो यून असिस्टेंट को बोलता है, जिसके बाद असिस्टेंट उसे घर छोड़ आता है। इसके बाद यून बैठकर सोच रहा होता है जरूर खाने में किसी ने कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से सोंगशी होश में नहीं थी। तभी असिस्टेंट आकर बताता है सोंगशी की बॉडी में पॉइजन फैल गया है और जो खाना उसने खाया था चेक करने पर उसमें कोई भी पॉइजन नहीं मिला है। इसके बाद यून उससे सोंगशी की कंडीशन के बारे में पूछता है। असिस्टेंट बताता है अभी तक वो होश में नहीं आई है और शहर में बस एक ही डॉक्टर है जो कि सोंगशी को बचा सकता है, पर वो कुछ देर पहले ही शहर से बाहर चले गए हैं। जिसके बाद यून और असिस्टेंट जल्दी से उस डॉक्टर को वापस लाने के लिए चले जाते हैं। डॉक्टर ज्यादा दूर नहीं गया था तो यून उसे वापस लेकर आ जाता है। जिसके बाद डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देता है। यून तो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और गॉड से प्रे करता है कि उस लड़की को कुछ ना हो। नेक्स्ट डे यून अपने एक दोस्त से बात कर रहा होता है जो कि एक प्रोसिक्यूटर है। वो दोनों यही बात कर रहे थे कि किसने सोंगशी के खाने में पॉइजन मिलाया होगा, पर उनको खाने में पॉइजन क्यों नहीं मिला। यून का दोस्त उससे मिलने के बाद वहाँ से चला जाता है, लेकिन यून अभी भी सोंगशी के घर पर ही होता है, जहाँ उसे पता चलता है सोंगशी अब खतरे से बाहर है, पर अभी तक उसे होश नहीं आया है। जिसके बाद यून सोंगशी को देखने के लिए आता है और उसी के पास बैठ जाता है। जैसे ही सोंगशी होश में आती है तो यून को अपने पास बैठा हुआ देखकर शॉक हो जाती है। यून सोंगशी को सब कुछ बता देता है और बोलता है अभी तक पता नहीं चला है कि किसने पॉइजन मिलाया था। सोंगशी बोलती है जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना मैं भी इन्वेस्टिगेशन में आपकी हेल्प करूंगी। यून बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ दिन तुम कॉलेज मत आना, बस अपनी हेल्थ पर ध्यान दो और जल्दी से ठीक हो जाओ। नेक्स्ट डे सोंगशी घर पर होती है और काफी ज्यादा बोर हो रही होती है, इसलिए वो कॉलेज चली जाती है। वो पता करना चाहती थी कि उसके खाने में पॉइजन किसने मिलाया, इसलिए वो सबसे पहले कॉलेज के कोल्ड स्टोर में चली जाती है, क्योंकि उसने जो खाना खाया था उसमें कौन सा पॉइजन मिला था ये पता लगाने के लिए उसे सैंपल चाहिए था जो कि कोल्ड स्टोरेज में रखा था। वहाँ पर पहुँचने के बाद सोंगशी को पता चलता है कि यून भी वहाँ पर आया है। कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा खुला देखकर गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर चले जाते हैं, लेकिन यून उस पर गुस्सा करने लग जाता है। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक भी नहीं हुई है और तुम यहाँ पर आ गई। वो दोनों जो सैंपल यहाँ पर लेने के लिए आए थे वो तो उन्हें मिल जाता है, पर दरवाजा बंद होने की वजह से वो दोनों अंदर ही फंस जाते हैं। दूसरी तरफ सोंगशी की मेड परेशान हो रही होती है क्योंकि वो बिना बताए ही वहाँ से चली गई होती है। अगर ये बात सोंगशी के डैड को पता चल गई तो वो मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे। अभी सोंगशी से मिलने के लिए जियाओ आता है, पर उसे मेड से पता चल जाता है वो तो यहाँ पर है ही नहीं। साथ ही उसे पता चलता है कि सोंगशी अपने कॉलेज की ड्रेस लेकर गई है, जिससे जियाओ समझ जाता है जरूर वो इंपेरियल कॉलेज में गई होगी। इधर ये दोनों कोल्ड स्टोरेज में फंसे हुए होते हैं तो इन्हें काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है। यून उसे बोलता है जब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे ना तो उसके बाद मैं तुम्हें वाइट से मिलवाऊंगा जिसे तुम ढूंढ रही हो, और वो सोंगशी की कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा होता है। सोंगशी बोलती है अगर तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा परवाह है तो तुम मेरा पाउच ले लो ना। यून बोलता है ऐसी सिचुएशन में भी तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो, चलो ठीक है अगर हम यहाँ से जिंदा निकल कर बाहर चले गए तो मैं इस बारे में सोचूंगा। और वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब हो जाते हैं, जिसकी वजह से यून को बार बार किस वाला सीन याद आने लग जाता है, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। 2 घंटे कोल्ड स्टोरेज में रहने के बाद असिस्टेंट आकर उनको बाहर निकालता है, क्योंकि यून ने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे रखा था अगर मैं 2 घंटे के अंदर बाहर ना आऊँ तो तुम मुझे ढूंढना,
और उसके असिस्टेंट ने ऐसा ही किया, उन्हें ढूंढ लिया। ठंड की वजह से सोंगशी के पैर जम गए होते हैं, वो चल नहीं पा रही थी, तो यून उसे उठाकर ले जाने लगता है। सोंगशी उसे पूछती है, तुम वाइट से मुझे कब मिलवाओगे? यून बोलता है, मैंने तो बस तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा था ताकि तुम जिंदा रहो, मुझे नहीं पता कि वाइट कौन है। और रही बात पाउच की, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं पाउच ले लूंगा, मैंने कहा था कि मैं सोचूंगा। ये सुनकर सोंगशी को तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। स्याओ भी सोंगशी को ढूंढते हुए कॉलेज आ जाता है और वो उसे मिल भी जाती है। यून सोंगशी को घर छोड़ने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन ज़ियाओ सोंगशी को अपने साथ लेकर चला जाता है। सोंगशी सपने में वही सीन देखती है जब उसने यून को किस किया था। सोंगशी को लगता है जरूर ये कोई सपना होगा, पर मैंने ऐसा सपना क्यों देखा? एक्चुअली में उसे याद ही नहीं था कि ये सपना नहीं बल्कि उसने सच में यून को किस कर लिया था। आज बेट का आखिरी दिन होता है तो सोंगशी एक लास्ट ट्राई करने के लिए जाती है, पर उसे पता चलता है यून तो शहर से बाहर गया हुआ है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। इसका मतलब सोंगशी वो बेट हार चुकी होती है, इसलिए वो लालटेन फेस्टिवल में आकर स्टेज के ऊपर सभी को एंटरटेन कर रही होती है। सोंगशी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर सभी को एंटरटेन करने का ट्राई कर रही होती है, पर वो इतना ज्यादा खराब बजाती है कि सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं, जो देखकर यून को अच्छा नहीं लगता। इसलिए यून नीचे आता है और सोंगशी को डिफेंड करता है, जो देखकर जिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बताता है सोंगशी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, पर ये गाना बहुत अच्छा गाती है। जिसके बाद सोंगशी गाना गाने लग जाती है और यून बैठकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लग जाता है। सोंगशी बहुत ही अच्छा गाना गाती है, जिसकी वजह से सभी लोग उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफें करते हैं। सॉन्ग खत्म होने के बाद वो ज़ियाओ के पास आती है। ज़ियाओ से बोलता है, डिप्यूटी चीफ ने तुम्हारी मदद की तो इससे तुम खुश मत हो जाना। उन्होंने तुम्हारी मदद इसलिए की ताकि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर अपनी फ्यूचर वाइफ को इम्प्रेस कर सके। डिप्यूटी चीफ से जो लड़की बात कर रही है उसका नाम सूजी है, वही डिप्यूटी चीफ की फ्यूचर वाइफ है। फेस्टिवल में आया एक आदमी खाने में जहर मिलाकर मास्टर को देने के लिए जा रहा होता है, पर वो पकड़ा जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भागने लग जाता है। सोंगशी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है। उसने उस आदमी को बस पकड़ ही लिया होता है, पर वो आदमी चाकू से सोंगशी के ऊपर हमला कर देता है। यून उसको बचा लेता है, पर वो आदमी तो वहाँ से भाग जाता है। तभी सूजी आकर उन दोनों से पूछने लग जाती है, तुम दोनों को चोट तो नहीं लगी ना? यहाँ पर सोंगशी और सूजी के बीच में बातें होती हैं। सोंगशी को पता चल जाता है कि सूजी और यून उसके भाई से मिलते रहते थे और सूजी उसके भाई को काफी अच्छे से जानती थी। सूजी उसे और कुछ बताती, तभी यून सोंगशी को बोलता है, यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, इसलिए तुम्हें घर जाना चाहिए। तभी वहाँ पर सोंगशी को लेने के लिए ज़ियाओ आ जाता है, तो वो उसके साथ चली जाती है। अगले दिन सोंगशी अपनी मेड लियान के साथ शॉपिंग करने के लिए आई होती है। तभी उसकी मुलाकात सूजी से हो जाती है। सोंगशी सूजी से अपने भाई के बारे में पूछने लग जाती है। सूजी उसे बोलती है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम वहाँ पर बैठकर आराम से बातें करेंगे। इसके बाद वो उसके साथ उसके घर चली जाती है, जहाँ पर यून भी आया हुआ होता है। सोंगशी तो उसे देखकर शौक हो जाती है। वहाँ पर सोंगशी के भाई के कुछ दोस्त भी आए हुए होते हैं, वो भी सोंगशी को उसके भाई के बारे में काफी कुछ बताने लग जाते हैं। सोंगशी सबसे वाइट के बारे में पूछने लग जाती है, पर किसी को भी वाइट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि सोंगशी का भाई सिर्फ यून को ही वाइट कहकर बुलाता था। इसकी वजह से किसी को नहीं पता था कि यून ही वाइट है। यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करते हैं। सोंगशी ऐसा नाटक करती है जैसे कि उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक की है। जिसके बाद यून उसे घर छोड़ने के लिए जाने लगता है। रास्ते में सोंगशी ऐसे तैसे कर उसे निकलवा ही लेती है कि वही वाइट है। ये सुनकर सोंगशी तो शॉक हो जाती है और यून पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। तुमने पहले मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? इसी दौरान ये दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और दोनों के दिल जोरों से धड़कने लग जाते हैं। यून उसे समझाता है, तुम किसी को मत बताना कि मैं वाइट हूँ। अगर तुमने सभी को बताया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगले दिन सोंगशी को पता चलता है कि सूजी बहुत ही अच्छे से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेती है, तो सोंगशी डिसाइड करती है कि वो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखेगी। तो ज़ियाओ उसको लेकर एक लेडी के पास आ जाता है, जो कि सोंगशी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाएगी। काफी टाइम यहाँ पर रहने के बाद सोंगशी घर जाने वाली होती है। ज़ियाओ को उस लेडी से कुछ काम होता है, तो वो वहीं पर रुक जाता है। सोंगशी अकेले ही घर जा रही होती है, पर रास्ते में कुछ लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। सोंगशी उन सबसे लड़ने लग जाती है, लेकिन तभी वो जख्मी हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो सोंगशी को बचा लेता है। वो आदमी बड़ी आसानी से उन आदमियों को मार कर
भगा देता है। सोंगशी उस आदमी से उसका नाम पूछती है पर वो बिना नाम बताए ही वहाँ से चला जाता है। सोंगशी जब जख्मी हालत में घर आती है तो उसके डैड काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो जल्दी से घाव पर दवा लगाकर उसकी पट्टी करने लग जाते हैं। सोंगशी के डैड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलते हैं ताकि पता चल सके उनकी बेटी के ऊपर किसने अटैक किया था। अगले दिन यून सोंगशी से मिलने के लिए आता है। सोंगशी उसे ऐसे दिखाती है जैसे कि वो बिल्कुल ठीक है, पर वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। यून बोलता है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्दी पता चल जाएगा कि तुम्हारे ऊपर किसने अटैक किया था और जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ ना उसी के बाद तुम कॉलेज आना। सोंगशी उसे उस आदमी के बारे में बताती है जिसने उसकी जान बचाई थी और उसे उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है और उसे कर बताने लग जाती है किस तरीके से वो आदमी सब बंदों से लड़ रहा था। इस वजह से उसकी चोट में दर्द होने लग जाता है, जिसके बाद यून सोंगशी को बिठाता है और उसकी चोट की फिर से मलहम पट्टी करने लग जाता है। सोंगशी काफी दिनों तक कॉलेज नहीं आने वाली थी, इसलिए यून उसे काफी ज्यादा होमवर्क देकर चला जाता है। अगले दिन सोंगशी घर पर काफी ज्यादा बोर हो रही होती है, इसलिए वो कॉलेज में आ जाती है जहाँ पर वो अपने क्लासमेट से मिलती है और सभी लोग काफी ज्यादा गपशप कर रहे होते हैं। अभी वहाँ पर यून टपक पड़ता है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं। यून तो सोंगशी को डांटने लग जाता है, मैंने तुम्हें कॉलेज आने से मना किया था ना। नेक्स्ट सीन में सोंगशी क्लास में पढ़ रही होती है, लेकिन बाहर से यून उसको ही देख रहा होता है। एक्चुअली में वो उस पर नजर रख रहा होता है, जिस वजह से सोंगशी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? कॉलेज खत्म होने के बाद सोंगशी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रही होती है, पर यून उसे जाने ही नहीं देता। यून उसे सीधा घर जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद ना चाहते हुए भी सोंगशी को सीधा घर आना पड़ता है। सोंगशी अपना होमवर्क कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं। वो बताते हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, कॉलेज से आने के बाद तुम घर से कहीं भी नहीं जा सकती हो। पर सोंगशी रात में छुप कर उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर उस पर हमला हुआ था। एक्चुअली में वो यहाँ पर उस आदमी को ढूंढने के लिए आई होती है जिसने उसे बचाया था। सोंगशी को यहाँ पर वो आदमी तो नहीं मिलता, पर यून मिल जाता है। सोंग तो उसे डांटने लग जाता है, इतनी रात को तुम्हें अकेले बाहर नहीं घूमना चाहिए। सोंगशी बोलती है मैं यहाँ पर उस आदमी को ढूंढने के लिए आई थी जो कि बहुत ही अच्छा फाइटर है। यून बोलता है शहर में मुझसे अच्छा फाइटर और कोई नहीं है, इसलिए तुम उस आदमी को ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट मत करो। सोंगशी बोलती है अच्छा तो तुम बहुत ही अच्छे फाइटर हो और यून से लड़ने लग जाती है। यून उसे पकड़ लेता है। वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, जिस वजह से उनकी हार्ट बीट तो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब होते हैं कि इन दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जिसके बाद यून उसे छोड़ देता है। सोंगशी बोलती है मैं उस आदमी को इसलिए ढूंढ रही हूँ ताकि मैं उससे मार्शल आर्ट सीख सकूँ। अगर मुझे मार्शल आर्ट आ जाएगा तो मैं खुद को खुद ही प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद मेरे डैड को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यून बोलता है अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ही रहा ना तो कोई भी तुम्हारा मास्टर नहीं बनेगा और तुम कभी भी मार्शल आर्ट नहीं सीख पाओगी। सोंगशी बोलती है चाहे तुम जो मर्जी कहो, पर मैंने उस आदमी को अपना मास्टर मान लिया है, इसलिए मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। काफी रात हो जाती है। यून सोंगशी को अकेले घर नहीं जाने देता और उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। जैसे ही यून सोंगशी को घर छोड़कर आ जाता है तो उसका असिस्टेंट बोलता है मैं आपको काफी दिनों से देख रहा हूँ, आप ना बहुत ही ज्यादा बदल चुके हो। आप बिल्कुल भी पहले ऐसे नहीं थे। पहले तो आप किसी लड़की से बात भी नहीं करते थे, लेकिन अब आप हमेशा उस लड़की की मदद करते रहते हो और उसकी कुछ ज्यादा ही केयर करते हो। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। यून बोलता है बकवास मत करो, चलो यहाँ से। अगले दिन सोंगशी कॉलेज के बाद जब घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में सूजी मिल जाती है, जिसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। उन दोनों को साथ में जाते हुए यून भी देख लेता है, इसलिए वो भी उनके पीछे आता है और वो उनके बगल वाले रूम में बैठ जाता है। यहाँ पर सूजी सोंगशी से बेट वाली बात पूछती है तो सोंगशी उसे शुरुआत से लेकर अभी तक सब कुछ बता देती है और उसकी सारी बातें यून भी सुन रहा होता है। सूजी तो यून की कुछ ज्यादा ही तारीफें किए जा रही होती है तो सोंगशी उससे पूछ ही लेती है क्या आप डिप्यूटी चीफ को पसंद करती हैं? सूजी हाँ बोल देती है और सोंगशी तो शौक ही हो जाती है, लेकिन यून को ये बात पहले से ही पता होती है। लेकिन सोंगशी को यून जरा भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उसकी बस बुराई की जा रही होती है। वो बोलती है आप डिप्यूटी चीफ के बारे में जैसा सोचती है ना वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है आप उनको पसंद कैसे करती हैं। आप जैसे ब्यूटीफुल और स्मार्ट लड़की को डिप्यूटी चीफ तो डिजर्व ही नहीं करता है। अगर आप सच में उनसे शादी करना चाहती है ना तो इस बारे में एक बार अच्छे से सोच लेना।
खाना खाने के बाद ये दोनों जब बाहर आते हैं तो ये दोनों यून को देखकर शॉक हो जाते हैं। सोंगसी उससे पूछने लग जाती है, आप यहाँ पर कब आए? वो बोलता है, मैं काफी टाइम से यहीं पर था। तुम लोग जिस रूम में बैठे थे ना, मैं उसके बगल वाले रूम में ही था। सोंगसी भी उसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि यून ने उसकी सारी बातें सुन ली है। यून की डांट से बचने के लिए सोंगसी काम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग रही होती है। उसके बाद यून सूजी से बात करता है और उसे साफ साफ बोल देता है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। सूजी बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे मन में सोंगसी के प्रति क्या फीलिंग है? क्या तुम उसको पसंद करते हो? वो बोलता है, मैं उसका टीचर हूँ, वो मेरी स्टूडेंट है और वो मेरे दोस्त की बहन है, बस यही रिश्ता है। सूजी बोलती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, पहले तो तुम किसी लड़की से बात भी नहीं किया करते थे, तुम मुझसे भी बात नहीं करते थे जबकि हम दोस्त थे, लेकिन जब से तुम सोंगसी से मिले हो ना, तुम पूरी तरीके से बदल गए हो। तुम हमेशा उससे मिलते रहते हो और ना जाने उससे क्या क्या बातें करते रहते हो। तुम उसकी कुछ ज्यादा ही केयर करते हो, उसका क्या मतलब है? ये बोलकर सूजी सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यून अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ होता है और सोंगसी के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर कर स्माइल करने लग जाता है। फिर अचानक से अपने सर पर मारने लग जाता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट उसके लिए टी लेकर आ जाता है। वो उसे बोलता है, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा कि वो हर वक्त एक लड़की के बारे में सोचता रहता है और जितनी मर्जी कोशिश करे पर वो लड़की उसके दिमाग से जाती ही नहीं है। लड़की नाम बहुत ही ज्यादा अजीब है, पर फिर भी मेरा दोस्त उसी के साथ रहना चाहता है। वो हमेशा उसे खुश देखना चाहता है और उसकी मदद करना चाहता है। का क्या मतलब होता है? असिस्टेंट बोलता है, मुझे लगता है आपके मन में सोंगसी के लिए फीलिंग है। ये सुनकर यून उस पर गुस्सा करने लग जाता है, मैंने ये थोड़ी कहा है कि मैं अपने और सोंगसी के बारे में बात कर रहा हूँ। असिस्टेंट बोलता है, मैं आपको काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, आप उसको कुछ ज्यादा ही अटेंशन देते हैं। यून बोलता है, कुछ भी बकवास मत करो, मैं उसे लाइक कैसे कर सकता हूँ? वो बहुत ही ज्यादा नोटी और अजीब है, जो कि हमेशा परेशानी घड़ी करती रहती है। तो खुद ये ही नहीं पता कि उसे अपनी जिंदगी में करना क्या है और वो कभी भी डिसिप्लिन में ही नहीं रहती है। भला ऐसी लड़की को मैं क्यों लाइक करूँगा? असिस्टेंट बोलता है, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ कि आप उसको क्यों लाइक करते हैं। ये सुनकर यून को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए असिस्टेंट वहाँ से फुर हो लेता है। नेक्स्ट डे सोंगसी जैसे ही कॉलेज आती है तो जिस आदमी ने उसकी जान बचाई होती है उसको ढूंढने के लिए वो शाओलिंग से हेल्प मांगती है। सोंगसी उसे सब कुछ डिटेल में बताने लग जाती है कि उस दिन उस आदमी ने कैसे कपड़े पहने थे, उसकी एज कितनी होगी और वो कैसा दिखता है। शाओलिंग उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, तुम फिक्र मत करो, मैं इस आदमी का पता लगवाता हूँ। के बाद शाओलिंग उस आदमी का पता लगा लेता है। वो उसे बताता है, मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ पर रहता है। जिसके बाद जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर सच में वही आदमी होता है, जिसे देखकर सोंगसी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है ये बंदा तो यून का अंकल है। सुनकर तो वो शौक ही हो जाती है। सोंगसी मास्टर ली को बोलती है, प्लीज आप मुझे मार्शल आर्ट सिखा दो, लेकिन वो मना कर देते हैं। सोंगसी की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मास्टर ली उसे एक टास्क देते हैं, अगर तुमने ये टास्क पूरा कर लिया तो उसके बाद मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। जिसके बाद सोंगसी टास्क को पूरा करने में लग जाती है। यून भी चाहता था कि सोंगसी मार्शल आर्ट सीख ले, इसलिए यून भी उसकी मदद करता है और जैसे तैसे कर कर सोंगसी उस टास्क को पूरा कर ही लेती है। शाओलिंग बोलता है, मैं भी मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ, लेकिन मास्टर ली बोलते हैं, मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। उन दोनों में से कौन उनका स्टूडेंट बनेगा, इसके लिए वो उन दोनों को एक टास्क देते हैं। जो भी टास्क को पूरा करेगा वो उनका स्टूडेंट बन जाएगा और जो नहीं कर पाएगा वो अपने घर जा सकता है या फिर यहीं पर रहकर मेरी सेवा भी कर सकता है। और अगर मेरा मन बदल गया तो हो सकता है मैं उसको भी मार्शल आर्ट सिखा दूं। इसके बाद वो दोनों टास्क पूरा करने में लग जाते हैं, पर शाओलिंग टास्क को पूरा कर लेता है। उसके बाद मास्टर ली उसको अपना स्टूडेंट बना लेते हैं और उसके बाद सोंगसी को बोलते हैं, क्या तुम घर जाना चाहती हो या फिर यहीं पर रहकर मेरी सेवा करना चाहती हो? अगले दिन मास्टर ली और यून जैसे ही सोंगसी से मिलने के लिए आते हैं तो वो अपने रूम में होती ही नहीं है। इवन उसका सारा सामान भी वहाँ से गायब होता है। ये देखकर मास्टर ली बोलते हैं, इसका मतलब इस लड़की ने हार मान ली है और अपना सारा सामान लेकर घर चली गई है। यून बोलता है, वो गई जरूर है पर मुझे उस पर यकीन है कि वो वापस लौटकर जरूर आएगी। इधर सोंगसी अपने घर वापस आ चुकी होती है और अपने डैड से बात कर रही होती है। तो
अपने डैड को मास्टर ली के बारे में बताने लग जाती है। मैं उनसे मार्शल आर्ट सीखना चाहती हूँ। वो पहाड़ों में रहते हैं तो मैं भी कुछ टाइम पर वहीं पर रहूंगी। जब मैं मार्शल आर्ट सीख लूंगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। सोंगशी के डैड मास्टर ली को जानते थे, इसलिए वो इसके लिए मान जाते हैं और उसे बोलते हैं अगर मास्टर ली तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना, मैं उनको बताऊंगा। तभी वहाँ ज़ियाओ आ जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि सोंगशी कहाँ पर जा रही है, इसलिए वो सोंगशी को बोलता है चलो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ, पर सोंगशी तो मना कर देती है। उसके बाद सोंगशी अपनी मेट लियान के साथ मास्टर ली के पास वापस जा रहे होते हैं। जाते जाते रात हो जाती है। उन दोनों ने सामान उठा रखा होता है जिसकी वजह से वो लोग थक जाते हैं। तभी वहाँ पर ज़ियाओ भी आ जाता है। ज़ियाओ से बोलता है मैं तो बस इतना चाहता था कि तुम सही सलामत वहाँ पर पहुँच जाओ, ये घर से ही मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। इसके बाद ज़ियाओ और उसका बॉडीगार्ड सारा सामान उठा लेते हैं। उसे बोलता है मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़कर वापस चला आऊंगा। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो ज़ियाओ को देखकर शाओ लैंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, इसलिए वो उसे हक कर लेता है। ज़ियाओ को भी पता चल जाता है कि मास्टर ली शाओ लैंग को मार्शल आर्ट सिखाने वाले हैं। सोंगशी को मेड बनकर उनकी सेवा करनी होगी। ज़ियाओ तो सोंगशी को वहाँ से छोड़कर जाने ही वाला होता है, और जब वो देखता है कि युन भी यहीं पर है तो वो भी यहीं पर रहने का डिसाइड करता है। सोंगशी उसे वापस चले जाने के लिए बोल रही होती है, पर ज़ियाओ उसकी बात नहीं मानता। मास्टर ली जैसे ही ज़ियाओ को देखते हैं तो वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन ज़ियाओ उनको अपनी बातों से इम्प्रेस कर देता है और यहाँ पर रहने के लिए उनसे परमिशन भी ले लेता है। यून सोंगशी को बताता है मास्टर ली को 2 चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है, वाइन और अच्छा खाना। तो अगर तुम मास्टर ली को इम्प्रेस कर उनसे मार्शल आर्ट सीखना चाहती हो तो तुमको मास्टर ली के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाना होगा। इसके बाद सोंगशी मास्टर ली के लिए जब खाना बनाने के लिए किचन में आती है तो ज़ियाओ भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाता है, जो देखकर युन को तो काफी ज्यादा जेलसी हो रही होती है, इसलिए वो भी सोंगशी की मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। सोंगशी बोलती है जब तुम दोनों ने आज से पहले किचन में पैर नहीं रखा तो तुम लोग मिलकर मेरी क्या मदद करोगे, इसलिए वो उन दोनों को बोलती है मुझे तुम दोनों की मदद नहीं चाहिए, मैं ये खुद कर लूंगी। पर वो लोग तो मानते ही नहीं हैं। यून और ज़ियाओ में तो कंपटीशन होने लग जाता है कि कौन सोंगशी की अच्छे से मदद करेगा, लेकिन वो दोनों ही अपनी इस कोशिश में नाकाम हो जाते हैं और पूरी किचन का कबाड़ा मचा देते हैं, जिस वजह से सोंगशी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को किचन से बाहर निकाल देती है। सोंगशी मास्टर ली के लिए खाना बनाती है जो कि उन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है, यानी कि वो मास्टर ली को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाती है। तो सोंगशी उन्हें बोलने लग जाती है मैं आपको हर रोज ऐसा ही खाना बना कर खिलाऊंगी, तो क्या आप मुझे मार्शल आर्ट सिखाएंगे। तो मास्टर ली भी मान जाते हैं। अगले दिन से मास्टर ली सोंगशी का ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो सोंगशी को बता देते हैं कि उसे क्या करना है और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं, पर सोंगशी को कुछ भी समझ में आया नहीं था कि उसे क्या करना है। तभी वहाँ पर यून आ जाता है और वो उसे सिखाने में उसकी मदद करने लग जाता है। इस दौरान ये दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, जो देखकर ज़ियाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों को डिस्टर्ब कर देता है। ज़ियाओ सोंगशी से पूछता है मैं बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। लेकिन सोंगशी तो मना कर देती है क्योंकि उसको ट्रेनिंग करनी थी। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओ घूमने के लिए आया होता है। उसे एक जगह पर एक गुफा दिखाई देती है। गुफा को देखकर ज़ियाओ को पास्ट की बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि एक बार वो सोंगशी के साथ इसी तरीके की गुफा में फंस गया था। ज़ियाओ सोंगशी को वो गुफा दिखाना चाहता था, इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड को बोलता है तुम जाकर सोंगशी को यहाँ पर लेकर आओ, पर इस बात का ध्यान रखना कि यून और लियान को इस बारे में पता ना चले। दूसरी तरफ सोंगशी ट्रेनिंग करने के बाद रेस्ट कर रही होती है और मास्टर ली से बात कर रही होती है। मास्टर ली से सोंगशी को पता चलता है यून उसे सीक्रेटली प्रोटेक्ट करता रहता है, क्योंकि उसे सोंगशी की काफी ज्यादा चिंता लगी रहती है, इसीलिए वो चाहता है कि सोंगशी मार्शल आर्ट सीख ले। ये सब जानकर सोंगशी तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद सोंगशी असिस्टेंट के पास आकर बोलती है डिप्यूटी चीफ ने मेरी इतनी ज्यादा मदद की, पर उन्होंने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। यहाँ पर सोंगशी को पता चलता है कि यून ने उसकी कहाँ मदद की थी, जो सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। थोड़ी देर बाद ज़ियाओ का बॉडीगार्ड सोंगशी के पास पहुँच जाता है और उसे बोलता है ज़ियाओ आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज दिखाना चाहता है। इसके बाद सोंगशी उसके साथ चली जाती है, पर उसको जाते हुए यून देख लेता है तो यून भी उसके पीछे जाता है।
जियाओ सोंगशी को गुफा दिखाता है। तभी वहाँ पर बारिश होने लग जाती है और यून भी वहाँ पर पहुँच जाता है। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड होने लग जाता है। सोंगशी के ऊपर पत्थर गिरने वाले होते हैं पर यून उसे बचा लेता है और वो दोनों गुफा के अंदर फंस जाते हैं। गुफा का रास्ता पूरी तरीके से पत्थरों से ब्लॉक हो गया था और बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। सोंगशी को बचाने के चक्कर में यून के हाथ पर चोट लग गई होती है, इसलिए सोंगशी उसका ही कपड़ा फाड़ कर उसके हाथ पर बांध देती है। यून तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि उसके कपड़े बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। सोंगशी को थोड़ी देर बाद काफी ज्यादा ठंड लगने लग जाती है तो यून उसको अपने पास बिठा लेता है और उसे अपने कपड़ों से कवर कर लेता है। सोंगशी बोलती है, मुझे पता चल गया है तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है। इसके लिए वो उसे शुक्रिया भी अदा करती है। यून सोंगशी की बहुत ही ज्यादा केयर कर रहा होता है जो कि सोंगशी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। पूरी रात गुफा में रहने के बाद अगले दिन जियाओ और बाकी सब मिलकर उन्हें गुफा से बाहर निकाल ही लेते हैं। जियाओ ने सोंगशी को गुफा से बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की होती है और यून के हाथ में चोट लगी होती है तो सोंगशी उसकी कुछ ज्यादा ही केयर कर रही होती है। देखकर जियाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी जियाओ वहाँ पर बेहोश हो जाता है जिस वजह से सोंगशी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। सभी लोग वापस आ जाते हैं। यून के हाथ में चोट लगी होती है तो असिस्टेंट उसके हाथ पर पट्टी बांध देता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जियाओ बीमार होता है तो सोंगशी उसका ख्याल रख रही होती है पर एक्चुअली में तो वो बीमार होने का नाटक कर रहा होता है। लेकिन सोंगशी को जियाओ का ख्याल रखता हुआ देखकर यून तो काफी ज्यादा जल भुन रहा होता है। वो भी नाटक करने लग जाता है कि हाथ पर चोट लगने की वजह से उसका हाथ टूट गया है, जो देखकर सोंगशी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन फिर भी वो जियाओ की कुछ ज्यादा ही केयर कर रही होती है। वो उसके लिए सूप बना रही होती है जो कि यून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस चक्कर में वो भूल ही जाता है कि वो भी टूटे हाथ का नाटक कर रहा था। सोंगशी तो यून को बिल्कुल ठीक देखकर एकदम हैरान हो जाती है। इसका मतलब आप नाटक कर रहे थे और वो यून पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। उसके बाद सोंगशी अपने रूम में बैठी होती है और यून के बारे में ही सोच रही होती है, उसने ऐसा क्यों किया। सोंगशी जब अकेले बाहर बैठी हुई होती है तो यून वहाँ पर आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। वो बोलती है, जब मैंने तुम्हारा टूटा हुआ हाथ देखा तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी पर तुमने तो मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ा दिया। ये सब बातें जानकर यून को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है कि वो उसकी इतनी ज्यादा परवाह करती है। अगले दिन जियाओ वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको एक बहुत ही जरूरी काम होता है। इधर यून सोंगशी को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और यून के ऊपर अटैक कर देता है और उस आदमी से लड़ने के चक्कर में यून को थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। उस आदमी के लड़ने का स्टाइल देखकर यून समझ जाता है ये उसके अंकल मास्टर ली हैं। लेकिन सोंगशी उन्हें पहचान नहीं पाती, इसलिए वो मास्टर ली को चकमा देकर यून को लेकर वहाँ से भाग जाती है और एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। यून भी सोंगशी को नहीं बताता कि वो उसके अंकल हैं। नाटक करने लग जाता है जैसे कि उसे काफी ज्यादा चोट लगी है। मास्टर ली भी उन दोनों को देख लेते हैं और उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर वो भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। यून और सोंगशी कुछ ज्यादा ही क्लोज होते हैं जिस वजह से उन दोनों के बीच में किस होने वाला होता है, पर तभी वो दोनों बाहर आ जाते हैं। सोंगशी उसे बोलती है, अभी जो हमारे बीच में होने वाला था ना, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। यून बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये तुम्हारा पहली बार थोड़ी था। ये सुनकर सोंगशी तो हैरान हो जाती है, इसका मतलब वो सपना नहीं था, यानी कि मैंने तुम्हें सच में किस किया था। वो बोलता है, इस बारे में तुम ज्यादा मत सोचो, उस वक्त तुम होश में नहीं थी। सोंगशी बोलती है, तुम सही बोल रहे हो, हमें इसे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, और स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। पर यून ने तो उस किस को सच में सीरियसली ले लिया होता है, यानी कि वो सोंगशी को पसंद करने लग गया था। यून और सोंगशी जैसे ही वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि मास्टर ली तो शाओलिन को पीट रहे हैं और सोंगशी को भी समझ में आ जाता है कि उन पर मास्टर ली ने ही अटैक किया था। तो वो मास्टर ली से पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया। मास्टर ली बोलते हैं, मैं तो बस देखना चाहता था तुमने अभी तक कितना सीख लिया है, पर तुम तो लड़ने की बजाय भाग गई। सोंगशी यून से पूछती है, क्या तुम्हें पता था कि हम पर मास्टर ली ने अटैक किया है। तो वो मना कर देता है। मास्टर ली बोलते हैं, यून मुझे देखकर पहचान नहीं पाया था, पर मुझसे लड़ने के बाद वो समझ गया था कि वो मैं हूँ, पर उसने जानबूझकर तुम्हें ये बात नहीं बताई। और यून को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, वो बस नाटक कर रहा था ताकि तुम उसको लेकर भाग जाओ। यून बोलता, बकवास करना बंद करो अंकल, मैंने चोट लगने का नाटक इसलिए किया था ताकि आप सोंगशी से लड़ सको।
और उसका टेस्ट ले सको, पर मुझे पता नहीं था कि सोंगशी लड़ने की बजाय मुझे वहाँ से लेकर भाग जाएगी। ये सुनकर सोंगशी को गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो? ठीक है, तो अगली बार जब तुम खतरे में होंगे ना, तो मैं तुम्हें वहीं पर छोड़कर भाग जाऊंगी। सोंगशी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन यून उसे मना ही लेता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शाओलिंग और सोंगशी की मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, इसलिए ये सब लोग घर वापस चले जाते हैं। जैसे ही सोंगशी घर वापस आती है तो उसके डैड काफी अच्छे से उसका वेलकम करते हैं और उसे बोलते हैं कॉलेज की अभी छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए तुम अभी बाहर कहीं भी नहीं जा सकती हो। उसके डैड बोलते हैं तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती हो, क्योंकि जब भी तुम बाहर जाती हो तो कोई ना कोई परेशानी खड़ी ही कर देती हो। 3 दिन बाद वो घर से बाहर निकलती है, क्योंकि अगले दिन सूजी का बर्थडे होता है, जिसका इनविटेशन कार्ड उसने सोंगशी को भी भेजा होता है। इसलिए वो अपने डैड से परमिशन लेकर सूजी के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए आती है। फिर उसके अगले दिन सोंगशी सूजी के घर पर आ जाती है, क्योंकि सूजी ने अपने बर्थडे पर घर पर ही पार्टी रखी थी। यहाँ पर युन भी आया था। जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो स्माइल पास करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग सूजी को गिफ्ट दे रहे होते हैं, तो सोंगशी भी उसे काफी अच्छा गिफ्ट देती है। पर युन सूजी को सबसे महंगा तोहफा देता है, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये देखकर कुछ लोग बात करने लग जाते हैं कि युन भी सूजी को लाइक करता है और वो सूजी का फ्यूचर हस्बैंड है, इसीलिए उसने सूजी को इतना महंगा तोहफा दिया है। ये सारी बातें सुनकर सोंगशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बाहर चली जाती है और उसको बाहर जाता हुआ देखकर युन को अच्छा नहीं लगता। सूजी उसे बोलती है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुमने मुझे दिया है, चलो ऐसा करते हैं कि हम दोनों साथ में मिलकर इसे बजाते हैं। युन उसे बोलता है मैंने ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम जल्दी अपना सोलमेट ढूंढ लो, और अभी मैं तुम्हारे साथ इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाऊंगा तो तुम इसका गलत मतलब समझ लोगी। हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, काफी अच्छे दोस्त भी थे, और इसलिए सिर्फ मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ और कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सूजी तो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। इवन बाकी लोगों को भी पता चल जाता है कि युन सूजी को पसंद नहीं करता है, यानी कि उनकी शादी नहीं होगी। दूसरी तरफ सोंगशी बाहर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर युन आ जाता है, तो सोंगशी उसे ऐसे दिखाती है कि जैसे वो उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जिनी भी आई होती है, तो सोंगशी को उससे पता चल जाता है युन सूजी को पसंद नहीं करता है। सुनकर सोंगशी तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो युन को पसंद करने लग गई थी। वो इस बात को लेकर श्योर नहीं थी कि युन उसे पसंद करता है या नहीं। सोंगशी जब ये बात अपनी मेड लियान को बताती है तो ये सुनकर वो भी शॉक हो जाती है। उसकी मेड बोलती है अगर आप जानना चाहती हो कि युन आपको पसंद करते हैं या नहीं तो आप सीधा जाकर उनसे पूछ क्यों नहीं लेती हो। तो सोंगशी भी यही करने का डिसाइड करती है। कुछ दिनों में कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो जाती है, कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। टीचर उन सभी को बताते हैं कि जल्दी तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, इसलिए तुम सभी लोगों को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। क्लास के बाद सोंगशी जा रही होती है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात युन से हो जाती है। वो युन से पूछना चाहती थी कि वो उसे पसंद करता है या नहीं। तभी वहाँ पर जियाओ टपक पड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर शाओलिंग आ जाता है और युन को बताता है एक टीचर को आपसे बहुत ही जरूरी काम है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जुन सूजी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आता है, क्योंकि सोंगशी के खाने में जो पॉइजन मिला था उसके बारे में युन ने सूजी को पता लगाने के लिए कहा था। जिसके बाद सूजी उसे सब कुछ बता रही होती है। उसे सब कुछ बताने के बाद सूजी वहाँ से जा रही होती है। तभी रेस्टोरेंट में जियाओ और सोंगशी खाना खाने के लिए आते हैं, तो इन तीनों में बातें होने लग जाती है। तभी वहाँ पर युन भी टपक पड़ता है। यहाँ पर सोंगशी को पता चलता है कि युन यहाँ पर सूजी से ही मिलने के लिए आया था। ये जानकर उसे काफी ज्यादा जेलसी हो रही होती है। दूसरी तरफ युन भी काफी ज्यादा जेलस हो रहा था जियाओ और सोंगशी को साथ में देखकर। अगले दिन सोंगशी कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है। टीचर ने उसे कुछ याद करने के लिए दिया होता है, जो कि उसे याद नहीं हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर युन आ जाता है और उसे बोलता है अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें प्राइवेट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये सुनकर सोंगशी तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जियाओ आ जाता है और बोलता है डिप्यूटी चीफ काफी ज्यादा बिजी आदमी है, इसलिए तुम्हें इनको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर दूंगा। और सोंगशी को लेकर वहाँ से चला जाता है। क्लासेस खत्म होने के बाद युन सोंगशी को घर छोड़ने के लिए जाना चाहता था, पर जियाओ ऐसा नहीं होने देता। वो सोंगशी को लेकर चला जाता है। वो सोंगशी को घर तक छोड़ देता है, जिस वजह से युन को काफी ज्यादा आग लग जाती है। नेक्स्ट डे क्लास एलो के
स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि वो सभी लोग ट्रिप पर पहाड़ों पर जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर वो सभी ये जान सके कि टी प्लांटेशन कैसे होता है। ये जानकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस ट्रिप पर उन सभी को पढ़ाई नहीं करनी थी, सब कुछ प्रैक्टिकल ही होगा। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स ट्रिप पर पैदल ही जा रहे होते हैं, क्योंकि जहाँ पर वो सभी जा रहे थे वो जगह काफी दूर नहीं होती। नेक्स्ट डे सभी लोग पैदल ही ट्रिप पर जा रहे होते हैं, पर अचानक से सोंगशी फिसल जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है। सोंगशी चल नहीं पा रही थी, इसलिए जाओ से बोलता है मैं तुम्हें पीठ पर उठा लेता हूँ। ये बात यून को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और अचानक से सोंगशी को उठाकर बोलता है स्टूडेंट्स का ध्यान रखना टीचर की जिम्मेदारी है, और वो सोंगशी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर जियाओ तो काफी ज्यादा जल भुन रहा होता है, लेकिन सोंगशी तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। टाइम बाद सभी स्टूडेंट्स उस जगह पर पहुँच जाते हैं। सभी लोग वहाँ पर कई दिनों तक रहने वाले होते हैं, इसलिए यून ने वहाँ पर सभी के रहने का बंदोबस्त कर दिया होता है, और सोंगशी को रहने के लिए वो एक अलग रूम देता है, क्योंकि वो एक लड़की है। यून को पता था जियाओ रात को सोंगशी से मिलने के लिए जरूर जाएगा, इसलिए यून सभी को पहले ही बोल देता है रात को कोई भी किसी के कमरे में नहीं जाएगा, अगर कोई भी पकड़ा गया ना तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। और उसके बाद यून जियाओ को बोलता है तुम जिस रूम में रहने वाले हो ना, मैं भी उसी रूम में रहूंगा। ये सुनकर जियाओ के तो प्लान पर पानी फिर जाता है। जियाओ अपना रूम चेंज करना चाहता था, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता, पर सब मना कर देते हैं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट यूपीटी चीफ के साथ एक रूम शेयर नहीं करना चाहता था। अगले दिन सभी लोग टी प्लांटेशन कैसे होता है इस बारे में सीखने लग जाते हैं। सभी लोगों को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, पर ये काफी ज्यादा मजेदार भी था। रात में यून टहल रहा होता है, तभी सोंगशी भी वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि उसे भी नींद नहीं आ रही थी। उन दोनों में बातें चली रही होती है, तभी जियाओ भी वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उसे भी नींद नहीं आ रही थी। काफी ज्यादा रात हो जाती है, जिसके बाद ये तीनों ही सोने के लिए चले जाते हैं। ट्रिप के दौरान सोंगशी कई बार ट्राई करती है कि वो यून से पता कर सके कि वो उसे पसंद करता है या नहीं, पर हर बार कोई ना कोई बीच में टपक पड़ता है। जब ये लोग ट्रिप से वापस आ जाते हैं तो सोंगशी उसे एक ऐसी जगह पर बुलाती है जहाँ पर कोई भी नहीं होता, यानी कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सोंगशी उसे अपने दिल का हाल बता देती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो यून भी उसे किस कर देता है, यानी कि वो भी उसे पसंद करता था। ये जानकर सोंगशी तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यून उसे बताता है जब तुम कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाओगी तो उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा, इसलिए ग्रेजुएट होने तक हम दोनों को इस बात को सीक्रेट रखना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सोंगशी तो बहुत ही जल्दी कॉलेज आ जाती है, इवन कोई भी स्टूडेंट नहीं आया होता, और यून को देखकर सोंगशी तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, और वो भागी हुई उसे हक करने के लिए जाती है। लेकिन तभी शाओलिंग कॉलेज में आ जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों हक नहीं कर पाते। यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से शाओलिंग समझ जाता है जरूर इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। कॉलेज में किसी भी स्टूडेंट को उनके बारे में पता ना चल जाए, इसलिए सोंगशी से काफी ज्यादा सख्ती से पेश आ रहा होता है। सोंगशी की छोटी सी छोटी गलती के लिए यून उसे सजा देता है। इस वजह से सोंगशी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो यून से इस बारे में बात करने के लिए आती है। हर वक्त तुम मुझे सजा क्यों देते रहते हो? ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाता है। सिचुएशन को संभालने के लिए यून सोंगशी को एक चाटा लगा देता है और उस पर गुस्सा करने लग जाता है। टीचर यून को बोलते हैं अगर सोंगशी से कोई गलती हुई है तो आपको उन्हें समझाना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। मैं आपको इतने अच्छे से जानता हूँ, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। जरूर इस लड़की से बहुत बड़ी कोई गलती हो गई होगी, लेकिन आप शांत हो जाइए और इस बार सोंगशी को माफ कर दीजिए। टीचर सोंगशी को भी समझाते हैं तुम्हें यून को परेशान नहीं करना चाहिए, और उसके बाद टीचर वहाँ से चला जाता है। टीचर के जाने के बाद सोंगशी गुस्सा करने लग जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे चाटा मारने की? लेकिन यून उसे जैसे तैसे कर मना ही लेता है। इसके बाद ये दोनों रात को मिलने का डिसाइड करते हैं। सोंगशी उसे बोलती है जब रात को तुम आ जाओगे ना तो बिल्ली की आवाज निकाल कर मुझे सिग्नल दे देना, मैं भी आ जाऊंगी। रात को जब यून वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसका असिस्टेंट बिल्ली की आवाज निकाल कर सिग्नल दे रहा होता है। सोंगशी छुप कर बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं। क्योंकि बिल्ली की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई थी, इसलिए वो बिल्ली को भगाने के लिए आए थे। सोंगशी अपने डैड को झूठ बोल देती है
कि मैं भी यहाँ पर बिल्ली को भगाने के लिए आई हूँ। जिसके बाद सोंगशी सीढ़ियों पर चढ़ जाती है और यून को बोलती है, मेरे डैड यहाँ पर बिल्ली की आवाज सुनकर आ गए हैं, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा पाऊंगी। ये बात सुनने के बाद यून वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सोंगशी अपने भाई की कब्र के पास आई होती है। थोड़ी देर में यून भी वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद रात को ये दोनों एक जगह पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। यून उसे बोलता है, क्या तुम पक्का श्योर हो इस जगह पर हमें कोई नहीं पहचानेगा? सोंगशी बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर हमें पक्का कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि इस एरिया में यंग मास्टर और लेडीज नहीं आती हैं, सिर्फ आम आदमी ही आते हैं। ये दोनों यहाँ पर बहुत सारा खाना खाते हैं और बातें भी करते हैं, लेकिन जब बिल भरने का टाइम आता है तो दोनों के पास पैसे ही नहीं होते, क्योंकि यून जिन भी रेस्टोरेंट में जाता था वो महीने के आखिरी में बिल पे करता था और सोंगशी के साथ हमेशा लियान रहती थी, यानी कि बिल पे करने का काम उसकी मेड का होता था, इसलिए वो भी पैसे लेकर नहीं आई थी। जिसके बाद ये दोनों तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? तभी यून शॉप के ओनर से पूछता है, क्या आप हम दोनों को जानते हो? ओनर बोलता है, तुम दोनों कौन हो, मुझे क्या मालूम। जिसके बाद ये दोनों बिना बिल पे किए ही वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये दोनों फायरवर्क देखने के लिए आ जाते हैं। सोंगशी तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। यून सोंगशी को बोलता है, मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। पर फायरवर्क देखने के चक्कर में सोंगशी इतनी ज्यादा खो गई होती है कि उसने यून की बात सुनी ही नहीं होती। जब उसे अपनी साइड में यून दिखाई नहीं देता तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। जैसे ही यून वापस आता है तो सोंगशी उसे हक कर लेती है और वो यून से पूछती है, तुम कहाँ चले गए थे? यून उसे बोलता है, मैंने तुम्हें बताया तो था, मैं ड्रिंक लेने के लिए जा रहा हूँ। सोंगशी बोलती है, पर तुम्हारे पास तो पैसे थे नहीं, तो क्या तुम ड्रिंक्स चुरा कर लाए हो? यून बोलता है, मुझसे गलती हो गई, आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। वो दोनों साथ में काफी जगह पर घूमते हैं और साथ में काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन कॉलेज में ग्रैंड ट्यूटर सभी को लेक्चर देने के लिए आते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आता, इसलिए सभी लोग ग्रैंड ट्यूटर को काफी ज्यादा परेशान करते हैं। जिसमें यून भी स्टूडेंट्स की इनडायरेक्टली मदद करता है। वो भी ग्रैंड ट्यूटर का मजाक उड़वा देता है। जिसके बाद ग्रैंड ट्यूटर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंड ट्यूटर की काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है, इसलिए वो महाराज को बोलकर यून को चीफ डिप्यूटी की पोजीशन से हटवा देता है, जो जानकर स्टूडेंट्स को तो काफी ज्यादा शौक लगता है। यून तो सभी को ऐसे दिखाने लग जाता है कि पोस्ट जाने की वजह से वो काफी बड़े सदमे में है और वो इसकी वजह से एक बड़ा शराबी भी बन चुका है। ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि लोगों का ध्यान उस पर ना रहे, यानी कि लोग उसको सीरियसली ना ले, क्योंकि सीक्रेटली वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है जो कि बुरे काम करती थी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी पता चल जाएगा कि उनकी अभी कैसी हालत है, तो वो लोग भी उसे सीरियसली नहीं लेंगे। अगले दिन सोंगशी रेस्टोरेंट में आई होती है, तो उसे भी उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। उसे ये भी पता चलता है कि यून उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो अगर आज वो उनके रास्ते में आया तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसे जान से मार देंगे। सोंगशी को समझ में आ जाता है कि यून वहाँ पर जरूर जाएगा, यानी कि वो खतरे में है, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो यून के पास जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जियाओ आ जाता है। वो उसे सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वो दोनों यून के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ शाही सैनिक के कैदी को लेकर जा रहे होते हैं, तभी उन पर उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग अटैक कर देते हैं, क्योंकि जिस कैदी को वो लेकर जा रहे होते हैं वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था और वो पकड़ा गया था। तो वो आदमी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोर्ट में ना बता दे, इसीलिए वो लोग उसको मारने के लिए आए होते हैं। तभी वहाँ पर यून और असिस्टेंट भी पहुँच जाते हैं और उन आदमियों से लड़ने लग जाते हैं। कुछ देर में सोंगशी और जियाओ भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी उन आदमियों से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन यून जख्मी हो जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग उस कैदी को लेकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। सोंगशी यून के साथ वहीं पर रुक जाती है और जियाओ उन लोगों का पीछा करने लग जाता है। उसके साथ कुछ सैनिक भी होते हैं। एक्चुअली में जियाओ भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। उसके साथ जितने भी सैनिक आए होते हैं वो उन सभी को मार देते हैं। दूसरी तरफ यून जख्मी होता है, तो सोंगशी और असिस्टेंट उसे डॉक्टर के पास लेकर आ जाते हैं। कुछ दिन में यून बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो इंपीरियल कॉलेज में घूमने के लिए आता है, लेकिन अब वो इस कॉलेज का डिप्यूटी चीफ नहीं था। कॉलेज के सभी स्टूडेंट यून को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि यून के साथ क्या हुआ था वो सभी को पता था। कॉलेज में यून सोंगशी और जियाओ को काफी ज्यादा क्लोज देखता है।
जिससे वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। इसलिए वो सीधा सोंगशी के डैड के पास आ जाता है और उन्हें बोलता है, मुझे आपकी बेटी पसंद है, इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब वो कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाएगी तो उसके बाद हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर सोंगशी के डैड तो हैरान ही हो जाते हैं, पर वो युन को कोई भी जवाब नहीं देते, इसलिए युन वहाँ से चला जाता है। इधर सभी लोग युन को डिप्यूटी चीफ की पोस्ट पर वापस लाने का प्लान बना रहे होते हैं और उनका प्लान काम भी कर जाता है। वो फिर से कॉलेज का डिप्यूटी चीफ बन जाता है, पर महाराज की एक कंडीशन होती है कि पिछले साल जितने भी स्टूडेंट पास हुए थे, अगर इस साल उससे ज्यादा स्टूडेंट पास हुए तो युन कॉलेज का डिप्यूटी चीफ बना रहेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे इस पोजीशन से हटा दिया जाएगा। यही बात युन कॉलेज में आकर सभी स्टूडेंट्स को बताता है। एक महीने के बाद उनका फाइनल एग्जाम होता है, इसलिए युन आज से ही सभी से मेहनत करवाने लग जाता है। इस वजह से सभी स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़ रहा होता है। इसी तरीके से एक महीना बीत जाता है। एग्जाम खत्म होने के बाद सोंगशी युन को बताती है, मेरा एग्जाम ना बहुत ही अच्छा गया। ये सुनकर युन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ दिनों के बाद एग्जाम का रिजल्ट आता है, जिसमें जियाओ फर्स्ट आया होता है। साओशी और शाओलिंग भी पास हो गए होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस बार पास हो चुके थे। लियान आकर ये बात जब सोंगशी के डैड को बताती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सोंगशी खुद आकर युन को बताती है, इस साल मैं पास हो गई हूँ। ये सुनकर युन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पिछले साल जितने स्टूडेंट पास हुए थे, इस साल उससे ज्यादा स्टूडेंट पास हुए होते हैं। महाराज ये बात युन पर ही छोड़ देते हैं कि वो इस पोजीशन पर रहना चाहता है या नहीं। तो युन भी कॉलेज के डिप्यूटी चीफ बने रहने का डिसाइड कर लेता है। सोंगशी कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुकी होती है, तो युन सोंगशी के डैड से शादी की बात करने के लिए आता है, पर वो उनकी शादी के खिलाफ होते हैं। पर युन और सोंगशी मिलकर उनको मना ही लेते हैं। काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद युन उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगा ही लेता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कौन चला रहा है। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि जियाओ भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। सोंगशी को जब पता चलता है कि जियाओ बुरे काम करता था तो ये जानकर वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। इधर जियाओ और उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पकड़ लिया गया होता है और सबको सजा हो जाती है। और कुछ महीनों के बाद युन और सोंगशी की शादी हो जाती है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।